हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। आज हम कवर करने वाले हैं सम ऑफ द लीगल पोजीशन रिगार्डिंग हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। आई होप यू रिमेंबर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग हमने 5 कंपोनेंट्स देखे थे दैट वर जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं बीइंग अ कंपनी। दैट वुड बी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स आपको वहां पर क्रिएट करना होता है। बट आई होप आपके माइंड में एक से दो क्वेश्चन आए होंगे जिनके आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दैट इज कि अगर फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हर कंपनी को क्या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करने होते हैं, बट इफ एक कंपनी कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करती है इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो क्या उस टाइम पे भी हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं? चाहे उन्होंने कोई परचेज नहीं करी, सेल नहीं करी, सेम एसेट्स है, सेम लाइबिलिटीज है, क्या फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करने होंगे? तो इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वुड बी, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, फाइनेंशियल ईयर की, तो हमें पता है कि जब भी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं, तो दैट वुड बी एक सर्टेन पीरियड के लिए बनाते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट हुई है, फॉर एग्जांपल हमारा जो ईयर होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड वो मार्च के अंदर खत्म हो जाता है, 31 मार्च को हमारी क्लोजिंग होती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी मिड ऑफ द ईयर स्टार्ट हुआ या फिर वो 1 जनवरी को, आफ्टर जनवरी, 30 जनवरी, 28 फरवरी को अगर वो बनी है, तो उस टाइम पे उसका अकाउंटिंग ईयर क्या होगा? बिकॉज 2 मंथ्स के अंदर उसकी क्लोजिंग आ जाएगी, तो क्या उसको 2 महीने के अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे? सो दैट वुड बी द लीगल पोजीशनिंग जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिगार्डिंग देखनी है। एंड फिर हम आगे पर्टिकुलरली हमारे सभी कंपोनेंट्स को भी देखेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनते हैं उनको हमें समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। इफ यू टॉक अबाउट द लीगल पोजीशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फर्स्ट डाउट क्या हो सकता है कि जब हम बात करते हैं कंपनी की जिसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी अगर वो नहीं कर रही है, क्या स्टिल इट हैज टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो द आंसर इज यस, उनको वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कंपनी द 2013, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, इररिस्पेक्टिव चाहे वो कोई अकाउंटिंग एक्टिविटी कर रही है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो रहा है, अगर कोई एक्टिविटी नहीं भी हुई है तब भी उनको क्या करना पड़ेगा? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जस्ट एक ही एग्जाम्पशन है, दैट इज हमने जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिगार्डिंग देखी थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी कुछ कंपनीज को प्रिपेयर नहीं करना होता, विच इज स्टार्टअप कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी या फिर स्मॉल कंपनी या फिर 1% कंपनी है, इनको सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना, बट रैदर देन इट बाकी सभी जो आपके कंपोनेंट्स या फिर जो कंपनीज है उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, क्योंकि ये ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का, और ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है कि आपको ये सारी चीजें जो है वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट डाउट क्या हो सकता था? दैट वाज एज पर कंपनी द 2013, अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही, बिकॉज कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो रही है, रजिस्टर हो रही है, वो किसी भी डेट पे हो सकती है, बट यहाँ पर आपको जो रूल याद रखना है दैट इज कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर हुई है ओन और आफ्टर जनवरी 1 ऑफ ईयर, मीन्स जब हम बात करें किसी भी फाइनेंशियल ईयर की और वो जनवरी 1 के बाद अगर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ऑब्वियसली अब 3 मंथ रहेगा, 3 मंथ्स आर लेफ्ट फॉर द क्लोजिंग। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि उस कंपनी का अगर ये पहला फाइनेंशियल ईयर है, तो वो यहाँ पर उसी ईयर में खत्म नहीं होगा, उनका जो फाइनेंशियल ईयर है वो फिर कितने टाइम का हो जाएगा? वो एक्सीड कर जाएगा 12 मंथ से भी, जो उनका फाइनेंशियल ईयर है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंडिंग 31 मार्च होगी, बट वो उसी ईयर की नहीं होगी, दैट वुड बी फॉर द फॉलोइंग ईयर, विच मीन्स अगर मैं बात करूं 20 सॉरी 1 जनवरी 2024 की अगर हम बात करते हैं, एक कंपनी की स्टेट पे रजिस्टर किया है। अब हमें पता है कि हर कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज कब होता है? 31 मार्च को, एंड अकॉर्डिंग टू 31 मार्च हमारा यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? क्लोजिंग होनी चाहिए। बट इट वुड नॉट बी 2024 में वो नहीं क्लोज होगा, बिकॉज ये इस कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर है, अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर हुई है, तो यहाँ पर क्या बोलेगा कि 31 मार्च को होगा, बट इट वुड बी द फॉलोइंग ईयर, मीन्स 2025 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनका क्लोजिंग यहाँ पर होगी। दैट वुड बी एक एग्जांपल भी आपके पास गिवन है। अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई जनवरी 15 2023 को, नाउ वी नो कि जनवरी 15 कम्स आफ्टर जनवरी 1 के बाद ये डेट आ रही है, और ये कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर है, तो वो 2023 में एंड नहीं होगा 31 मार्च को, इट वुड बी एंडिंग और मार्च, मार्च 31 को ये एंड होगा, ऑन 2024 को एंड होगा, मीन्स 2023 को एंड नहीं हो रहा। जस्ट आपको याद रखना है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर लेना है, मतलब नेक्स्ट वाला फाइनेंशियल ईयर आपको वो लेना है। नेक्स्ट वुड बी, अब फॉर्मेट अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो आई होप कि आपको इसका फॉर्मेट, यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट। सबसे पहले आपके पास आते हैं एसेट्स, विच मींस आपके पास कुछ फिक्स्ड एसेट हो सकते हैं, कुछ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कुछ करंट एसेट्स हो सकते हैं। नाउ यू हैव टू सी द डिफरेंस ऑफ करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट, तो आपके आगे भी एस्पेक्ट्स के अंदर रेशियो जब हम देखेंगे तो भी आपको समझना पड़ेगा। नाउ करंट एसेट के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि ये वो एसेट है, एसेट क्या चीज है जो आपको रिटर्न देने वाली है या फिर आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है। बट दिस वुड बी, जब भी हम किसी करंट एसेट की बात करते हैं,
या तो वो ऑलरेडी कैश है, या फिर वो नेक्स्ट 12 मंथ्स में मीन अगली ऑपरेटिंग साइकिल में वो कैश के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होने वाला है। विच मीन अगर हम कैश की बात करें, इट इज ऑलरेडी कैश, तो ये हो जाएगा हमारा करंट एसेट। जब हम बात करते हैं हमारे डेटर्स की, अब डेटर्स कौन है? कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमसे सामान ले जा चुके हैं, परचेज कर लिया है, बट उन्होंने अभी भी पेमेंट नहीं करी है, क्रेडिट पे सामान लिया, दे वुड बी पेइंग अस कैश आफ्टर फॉर एग्जांपल 90 डेज, 120 डेज, कुछ क्रेडिट पीरियड हमने उनको दिया है, तो वो हमारे डेटर्स बन जाते हैं। अब ऑब्वियसली कोई भी ऐसा डेटर नहीं होगा जो 12 मंथ्स के बाद आपको पेमेंट करेगा, तो ऑब्वियसली आपके ये डेटर्स 90 डेज, 120 डेज के अंदर आपको पेमेंट कर देंगे। सो दीज वुड बी कंसिडर्ड एज योर करंट एसेट। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री क्या चीज है? इन्वेंट्री भी आपकी एसेट की तरह काउंट होती है, क्योंकि ये आपके स्टॉक में पड़ा है और एक तरह से आपने इस पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो आप फ्यूचर के अंदर ये भी कैश के अंदर कन्वर्ट होगी, विच मीन आप जब इसको सेल आउट करोगे तो उससे आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। तो ये तीनों चीजें क्या काउंट होती है हमारी करंट एसेट की तरफ, बिकॉज दीज आर कैश, और या फिर ये कैश के अंदर बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ हमारी नॉन करंट एसेट होती है ऑब्वियसली, जो 12 महीने से ज्यादा, 12 मंथ से ज्यादा टाइम पीरियड लेंगे कैश के अंदर कन्वर्ट होने में। देन ऑब्वियसली वी हैव लाइबिलिटीज, जहां पर टेंजिबल नेटवर्थ आएगी, जो शेयर होल्डर का फंड है, कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स या फिर रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास पड़े हैं, एंड जो आपकी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा आया हुआ है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कोई भी डेट इशू किया आपने, बॉन्ड्स इशू किए, दैट वुड बी टर्म्ड एज, कोई भी टर्म लोन अगर आपका है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर आएगा। एंड करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? जो आपकी अगेन 12 मंथ्स के अंदर आपको क्या करनी है। यहाँ पर हम करंट एसेट की बात कर रहे थे, दैट वाज आपको जो 12 मंथ्स के अंदर रिटर्न देने वाला है, मीन्स ये कैश के अंदर कन्वर्ट होगा, आपका बेनिफिट होगा। बट करंट लाइबिलिटी आपको 12 मंथ्स के अंदर क्या करनी होती है? पे करनी होती है। जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, तो दैट यू हैव टू पे इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। अगर एक क्रेडिट ऑफिसर आपकी बैलेंस शीट को देखेगा, देन इट वुड बी बाइफरकेटिंग, क्या होगी आपकी? सबसे पहले टोटल करंट एसेट आएंगी, जिसको हम हमारी नेट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, जो हमारे शॉर्ट टर्म यूजेस को डिनोट करती है, जहां से हम अल्टीमेटली इसको यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट वुड भी कुछ हमारे फिक्स्ड एसेट होंगे एंड हमारे अदर नॉन करंट एसेट, जहां पे हमने बात करी कि जो 12 मंथ से ज्यादा जो आपके चलने वाले हैं, आपको रिटर्न देने वाले हैं। अगर हम लाइबिलिटीज की बात करते हैं, अगेन आपका वर्किंग कैपिटल का फाइनेंस होगा, जो आपको क्रेडिटर्स के लिए या फिर बैंक से आपने लोन लिया, जो आपकी अदर करंट लाइबिलिटीज हो सकती है। नेक्स्ट वुड बी आपकी टर्म लाइबिलिटीज, जो आपकी लॉन्गर टर्म पीरियड के लिए होंगी। एंड नेक्स्ट वुड बी आपका जो फाइनली है नेट, दैट इज नेटवर्थ की, कंपनी की अल्टीमेटली नेटवर्थ क्या है, वो कैलकुलेट होगी आपकी इक्विटी शेयर्स के थ्रू, प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, इधर, और रिजर्व एंड सरप्लस मीन जो पिछले सालों का प्रॉफिट आपने एज अ रिजर्व रख रखा है। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जब हम बात करते हैं, तो ऑब्वियसली एक कंपनी बहुत सारे इनकम्स करती है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है। इनकम में क्या आ सकता है? जैसे मैंने कोई भी सेल करी, तो सेल क्या हो जाएगी? मेरी एक इनकम है। या फिर अगर मुझे कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ, कोई रेंट रिसीव हुआ, कोई सैलरी रिसीव हुई, दैट वुड बी माई इनकम। और एक्सपेंडिचर क्या होगा कंपनी के परस्पेक्टिव से? मैं कोई भी परचेज करके आया, वो मेरे लिए एक एक्सपेंडिचर है। अगर मैंने कोई वेजेस दी, कोई सैलरी दी, रेंट दिया, या फिर अगर मैं डेप्रिसिएशन की भी बात करता हूँ, दैट वुड बी माई एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से हमें चीज क्लियर होती है, अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी मेरे एक्सपेंडिचर से, तो ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे मेरे इनकम से, तो मुझे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और यही ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करता है? शो करता है। इफ यू टॉक अबाउट द रिवेन्यू फर्स्ट, यहाँ पर, अब यहाँ पर हम बात करें कंपनी की जो अदर देन एक फाइनेंस कंपनी, बिकॉज फाइनेंस कंपनी का काम क्या होगा? मनी के अंदर डील करना, या तो वो लोन देगी या लोन को रीपे करेगी, उन चीजों के अंदर अगर आप डील कर रहे हो, तो उसको यहाँ पर हमें एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। तो अदर देन जो कंपनी एक फाइनेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए, बाकी जितनी भी कंपनीज है उनके लिए उनका रिवेन्यू क्या हो सकता है? ऑब्वियसली या तो कुछ प्रोडक्ट बना रहे होंगे, या फिर कुछ सर्विसेज दे रहे होंगे। तो रिवेन्यू आपका कहाँ से आएगा? जो भी आप फॉर एग्जाम्पल सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट की सेल कर रहे हो, सर्विसेज की, कोई अदर ऑपरेटिंग रिवेन्यूज आपका हो सकता है, उसमें से आपको लेस करना है आपकी एक्साइज ड्यूटी, जो भी आपकी टैक्सेस है। नेक्स्ट, अगर हम एक फाइनेंस कंपनी की बात करते हैं, अब ऊपर हमने उसको एक्सक्लूड किया था। फाइनेंस कंपनी का मेजर काम क्या होगा? लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा देना। उनकी जो इनकम आएगी, वो कोई, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, उनके लिए इनकम का सोर्स क्या होगा? जो इंटरेस्ट वो चार्ज करने वाले हैं एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू। अब फाइनेंस कोस्ट की जब हम बात करते हैं, तो फाइनेंस कोस्ट क्या क्या आ जाएगी? ऑब्वियसली अगर एक कंपनी भी किसी पर्सन से, किसी बैंक से, किसी कंपनी से, अदर कंपनी से लोन लेती है, तो दैट वुड बी इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या करना पड़ेगा? उनको पे करना पड़ेगा। तो ये उनके लिए क्या बन जाएगी? फाइनेंस कोस्ट बन जाएगी। जैसे मैं एक कंपनी हूँ और मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस करने के लिए लोन लिया, चाहे वो किसी पर्सन से था, चाहे मैंने इक्विटी शेयर रेज किए, या फिर मैंने कोई डेट इशू किया, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा, दैट बी माई फाइनेंस कोस्ट। कुछ अदर बोरोइंग कोस्ट हो सकते हैं, या फिर आपकी एप्लीकेबल नेट गेन या लॉस हो सकता है आपको फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के ऊपर, जो भी आप डीलिंग करते हो फॉरेन करेंसी के अंदर, रेट के ऊपर आप लगाते हो, या फिर आपने कोई ट्रांजेक्शन अगर फॉरेन करेंसी में किया, उसका रेट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, उसके बेसिस पे भी आपको कुछ नेट गेन एंड लॉस होता है। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द अदर इनकम में क्या आएगा?
ऑब्वियसली जब हम अदर इनकम की बात कर रहे हैं, ये मेन इनकम नहीं है, बिकॉज मेन इनकम तो हम रेवेन्यू में कंसिडर कर चुके हैं, जो आपकी सेल ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज से आएगी। अदर इनकम में क्या आएगा? अगर बीइंग अ कंपनी मैंने किसी एक पर्सन को, जो मेरी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, बट मैंने कोई लोन दिया, तो वहां से अगर मुझे कोई इंटरेस्ट इनकम हुई है, वो मेरी अदर इनकम के अंदर आ जाएगी, बिकॉज इट इज नॉट माई ऑपरेशनल इनकम, जो मेरी रेवेन्यू के अंदर नहीं आएगी। ये आपकी मानी जाएगी इन केस ऑफ अदर देन फाइनेंस कंपनी। नेक्स्ट वुड बी डिविडेंड, अगर मुझे कोई रिसीव हुआ, कोई इन्वेस्टमेंट्स मैंने सेल करी, बिकॉज ये मेरी रेगुलर एक्टिविटीज नहीं है, जस्ट मेरे बिजनेस का एक पार्ट है, मुझे यहाँ से इनकम हो रही है, तो मैं उसको अदर इनकम के अंदर क्या करूंगा? क्लासिफाई करूंगा। नेक्स्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है ऑब्वियसली नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, जो हम ऑलरेडी हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा था, हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, every company is required to prepare financial statements for each financial year only if it has a significant transaction हुई है, या फिर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, irrespective कि आपने कोई एक्टिविटी की है या नहीं की है, only if its turnover exceed a certain threshold। तो आपको इसका आंसर बताना है, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस वीडियो।